और 29 अक्टूबर 2018 सुकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जकार्ता, इंडोनेशिया। समय सुबह के 6:20 बोइंग 737 मैक्स 8 का एक विमान इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे लाइन एयर ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन फ्लाइट 160। ये बिल्कुल ही नया प्लेन था। बस 2 महीने पहले ही लाइन एयर ने इसे खरीदा। ये प्लेन करीब 800 घंटों तक उड़ान भर चुका था। इसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया क्योंकि इस प्लेन में काफी शिकायतें आ रही थी। मेंटेनेंस में लाइन एयर के AOA यानी कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया, लेकिन बिना कैलिब्रेशन के ही वापस लाइन एयर को सौंप दिया गया और लाइन एयर ने क्रॉस चेक भी नहीं किया कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर सही से काम कर रहा है या नहीं। ये सेंसर आगे चल के बहुत दिक्कतें खड़ी करने वाली थी। इस प्लेन को एक भारतीय कैप्टन भाईवे सुनेजा उड़ा रहे थे। ये 31 वर्ष के थे। इनके पास 6028 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर हरवीनो थे। इनकी उम्र 41 वर्ष थी। 5100 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। प्लेन में 181 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार होने लगे। इस प्लेन को जकार्ता से पिनांग जाना था। 6:20 ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। करीब 1-1.25 घंटे में इस प्लेन को पिनांग पहुंच जाना था, लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही एक के बाद एक गड़बड़ी शुरू होने लगी। प्लेन का योक तेजी से हिलने लगा। नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब प्लेन कम स्पीड में फ्लाई कर रहा हो। इसलिए कैप्टन सुनेजा ने एयर स्पीड को चेक किया। एयर स्पीड को देखकर वो हैरान हो गए। दोनों साइड के डिस्प्ले में अलग अलग रीडिंग शो कर रहा था। इस प्लेन को करीब 8000 फीट पर जाकर ATC को इन्फॉर्म करना था, लेकिन दोनों नेविगेशन डिस्प्ले में भी एल्टीट्यूड अलग अलग दिखाई दे रहा था। इसलिए कैप्टन ने यह डिसाइड किया कि वो और ऊपर नहीं जाएंगे। ATC भी इस बात से अनजान थे कि आखिर लाइन एयर फ्लाइट 610 के साथ चल क्या रहा है। जब भी उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी का समाधान करने के लिए प्लेन में एक चेकलिस्ट होता है। इस चेकलिस्ट में लिखा था कि ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट को ऑफ कर दे। कैप्टन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इसका अधिक फायदा हुआ नहीं। गड़बड़ी अब भी प्लेन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब प्लेन में एक नई प्रॉब्लम ने दस्तक दिया। ये प्रॉब्लम था स्टेबिलाईजेशन की। दरअसल प्लेन का नोज अपने आप नीचे जा रहा था। वहीं कैप्टन योक को पीछे खींचकर प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा था। प्लेन अप डाउन करना शुरू हो गया। दूर बैठा ATC भी अपने रडार में सब कुछ नोटिस भी कर रहा था। इसलिए उन्होंने फ्लाइट 610 से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या आप नीचे आ रहे हैं। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है। पर ये प्रॉब्लम क्या थी, कैप्टन को अब तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रख रहे थे, गिरते हुए प्लेन को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। वर्कलोड कम करने के लिए कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को दे दिया ताकि कैप्टन सुनेजा सिचुएशन को समझकर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर सके। उधर ATC ने भी ये कह दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जहां चाहें उड़ सकते हैं। अब जैसे ही लाइन एयर का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर ने लिया, प्लेन बेकाबू होकर तेजी से गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। ATC ने बार बार पूछा, लाइन एयर फ्लाइट 610, क्या आप सुन सकते हैं? जवाब दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइन एयर फ्लाइट 610। पर अफसोस कोई भी जवाब नहीं आया। ये प्लेन जावा सी में कहीं क्रैश हो चुका था। 150 से भी अधिक बोट्स और हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। समुद्र में मौजूद लोकल निवासियों ने कहा कि हमने प्लेन को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। करीब आधे घंटे बाद प्लेन के क्रैश का लोकेशन पता चल गया। हादसे के 2 दिन बाद 175 डाइवर्स को बुलाया गया ताकि वो समुद्र के अंदर यात्रियों के बॉडीज को और प्लेन के उन पुर्जों को ढूंढा जा सके जो इस प्लेन के गुत्थे को सुलझा सके। पर उससे पहले 189 लोगों के बॉडीज को खोजना था। 25 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद 125 यात्रियों के बॉडी को खोज निकाला गया। बाकी बचे 64 लोग कहाँ गया पता नहीं। घटना के करीब 3 महीने के अंदर प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लग चुका था। अब वक्त आ चुका था पूरे केस को समझने की। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पाया
कि प्लेन का नोज ऊपर नीचे जा रहा था और ये अपने रास्ते से भी भटक चुका था। तुरंत एटीसी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हाँ, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हमने रडार में भी नोटिस किया कि प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हमने उस एरिया के सारे एयरक्राफ्ट को खाली करा दिया। प्लेन के टेल में हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर होता है। इसके एंगल को ऊपर नीचे करके प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस किया जाता है। इसे मूव करने के लिए कॉकपिट में व्हील होता है। ये व्हील योक के इस बटन से भी घूम सकता है। कई बार ये फ्लाइट के दौरान ऑटोमेटिकली घूमता रहता है ताकि प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा शक इसी पर था। सारी गड़बड़ी इसी वजह से हुई होगी। तभी उन्हें पता चला कि इस फ्लाइट से पहले प्लेन के एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया था, क्योंकि बोइंग 737 मैक्स 8 के इस प्लेन में पायलट्स कई बार शिकायत कर चुके थे। प्लेन अपने आप नीचे जाने लग रहा था। इसी के रिस्पॉन्स में एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदल दिया गया। ये सेंसर एयर स्पीड के साथ साथ एल्टीट्यूड की भी जानकारी देता है। यही वजह है कि लाइन एयर फ्लाइट 610 में रॉन्ग एयर स्पीड के साथ साथ रॉन्ग एल्टीट्यूड भी शो कर रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि प्लेन क्रैश हो जाए। ये तो वही बात हो गई कि आपका बाइक 40 की स्पीड में चल रहा है, लेकिन बाइक का स्पीडोमीटर खराब होने की वजह से कभी वो 50 तो कभी 55 शो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइक एक्सीडेंट कर जाएगा? वेल, बिल्कुल नहीं। इसी तरह फ्लाइट 610 का क्रैश होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ पर कैप्टन सुनेजा ने ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल को ऑफ कर दिया ताकि ऑटो पायलट गलत जानकारी के साथ प्लेन को ना उड़ा सके। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेन ऑटोमेटिकली ही ऊपर नीचे हो रहा था। करीब 26 बार ये नीचे झुका और हर बार कैप्टन ने वापस से योक को खींचकर प्लेन को गिरने से रोक रहे थे। अब ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के समझ से परे था कि कैसे ऑटो पायलट बंद होने के बावजूद भी वो प्लेन को गिराने की कोशिश कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मरने के बाद भी कोई इंसान अपने पैरों से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने हो रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मेंटेनेंस में भी छानबीन किया। यहाँ पर उन्हें पता चला कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला तो गया, पर उसे कैलिब्रेट किया गया या नहीं, इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कैलिब्रेशन प्रोसेस के बाद ही कोई भी सेंसर सही से काम करना शुरू कर देता है। फ्लाइट रडार के अनुसार प्लेन में अलग अलग एल्टीट्यूड और एयर स्पीड शो कर रहा था। यहाँ पर प्लेन में 2 सेंसर लगा होता है ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा सही जानकारी दे सके। वहीं ऑटो पायलट ये देखता है कि एक सेंसर अलग रीडिंग दे रहा है और दूसरा अलग, तो ऑटो पायलट वहीं खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किस सेंसर पर भरोसा करे, कौन सा सेंसर सही जानकारी दे रहा है और कौन सा सेंसर गलत। इसलिए वो खुद को रोककर पायलट को सारा कंट्रोल हैंड ओवर कर देता है ताकि पायलट अपने सूझबूझ से सिचुएशन को समझकर सही डिसीजन ले सके। और इस तरह से प्लेन का ऑटोमेटिक सिस्टम कभी भी प्लेन को नीचे नहीं गिराएगा, भले ही उसको गलत जानकारी क्यों न मिल रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स का हर नतीजा यही बता रहा था कि किसी भी कंडीशन में प्लेन को क्रैश नहीं होना चाहिए था। इस वक्त बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल के सैकड़ों प्लेन हवा में उड़ान भर रहा था। क्या उनमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस बात का पता लगाने के लिए कई सारे पायलटों से पूछताछ किया गया जो सेम मॉडल का प्लेन उड़ाते थे। यहाँ पर उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। इसी मॉडल का एक प्लेन फ्लाइट 43 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्लाइट 43 के पायलट ने कहा कि नेविगेशन डिस्प्ले गलत जानकारी दे रहा था। बहुत सारे अलार्म बजने लगा और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। इवन हमने ऑटो पायलट को भी ऑफ कर दिया था। कुल 34 बार प्लेन का ऑटोमेटिक सिस्टम फ्लाइट 43 को गिराने की कोशिश किया। हमने तो एटीसी को पेन कॉल भी किया, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से सॉल्व हो गई। मैंने ट्रिम स्विच को ऑफ कर दिया जो प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। इसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने फ्लाइट को भी जारी रखा। पर क्या ये ट्रिम स्विच इतना आक्रामक हो सकता है कि पायलट्स के कमांड के खिलाफ जाकर प्लेन को इस तरह से गिरा दे? ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के समझ से परे था। इसलिए उन्होंने बोइंग के इंजीनियर्स को बुलाया जिसने इस प्लेन को बनाया था। 2 दिनों के अंदर ही इंजीनियर्स की टीम हाजिर हो गए। उन्होंने सब कुछ समझने के बाद कहा कि हो सकता है ये एमकेएस की वजह से हुआ। सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने हैरानी से पूछा, एमकेएस वो क्या होता है? हमने तो पूरे एविएशन कैरियर में इसका नाम भी नहीं सुना। अब यहाँ पर बोइंग के इंजीनियर्स ने एक छोटी सी कहानी सुनाई
बोइंग 737 हमेशा से एक पॉपुलर मॉडल था जिसमें कई सारी मॉडिफिकेशंस किया गया, जैसे कि लैंडिंग व्हील को छोटा करना। अब यहाँ इसे टक्कर देने के लिए एयरबस ने A320 नियो को लॉन्च किया, जो एक बेहतरीन प्लेन होने के साथ साथ फ्यूल इफिशियंसी में भी काफी अच्छा था। इसलिए बोइंग ने भी 737 मॉडल को फ्यूल इफिशिएंट बनाने के लिए इंजन को चेंज करके बड़े इंजन लगाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई कि छोटे लैंडिंग व्हील्स की वजह से प्लेन का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी बहुत कम था। इसलिए उन्होंने नए इंजन को प्लेन के विंग्स में थोड़ा आगे करके फिट कर दिया। इंजन के फिटिंग के बाद इस प्लेन में एक समस्या हो गई। ये प्लेन कम स्पीड में, खासकर टेक ऑफ करते समय इसका नोज ऊपर उठने लग रहा था। प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जिसका नाम था MCAS। इस सॉफ्टवेयर का काम था कि अगर प्लेन का नोज अधिक ऊपर जा रहा है तो ये उसे नीचे ले आएगा। इसके लिए वो स्टेबिलाईजर का यूज करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी खामी थी। प्लेन का कोई भी सिस्टम जो प्लेन को कंट्रोल करने के लिए बना होता है उसे हमेशा 2 सेंसर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे की मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जा सके। अगर दोनों में गड़बड़ी हो जाए तो खुद को शट डाउन कर ले। लेकिन बोइंग के MCAS सिस्टम को सिर्फ एक एंगल ऑफ अटैक सेंसर से कनेक्ट किया गया था, और ये एविएशन के रूल के खिलाफ है। MCAS नाम की कोई तकनीक बोइंग 737 मैक्स 8 में मौजूद है। इसके बारे में किसी भी पायलट को पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसे कैसे बंद किया जाए। इसके अलावा चेकलिस्ट में भी MCAS के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लिखी गई थी। जब बोइंग से इस बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे पायलट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पायलट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया। बोइंग को लग रहा था कि जब MCAS हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर को मूव करेगा तब कॉकपिट में ट्रिम व्हील ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा और पायलट समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम प्लेन के नोज को अप या डाउन कर रहा है। इसके बाद वो इसे ऑफ कर सकते थे। MCAS बंद हो जाता, पर पता नहीं क्यों कैप्टन सुनेजा के दिमाग में ये बात नहीं आया। आखिर कॉकपिट में चल क्या रहा था? इसका जवाब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के पास था, जो कॉकपिट में हो रहे सारे आवाजों को रिकॉर्ड करता है। हादसे के करीब 2.5 महीने बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोज निकाला गया। इसे सुनने के बाद ये पता चला कि कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म एक साथ बजने लगा। एयर स्पीड और एल्टीट्यूड गलत जानकारी दे रहा था। मास्टर कॉशन अलार्म लगातार बजता ही जा रहा था। प्लेन लगातार अप डाउन होने लगा। कैप्टन सुनेजा का पूरा ध्यान प्लेन को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वो इस बात से परेशान थे कि आखिर नेविगेशन डिस्प्ले गलत जानकारी क्यों दे रहा है और प्लेन क्यों ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। इतने सारे टेंशन के माहौल में कैप्टन का ध्यान ट्रिम व्हील पर नहीं गया। हालांकि उन्होंने ऑटो पायलट को ऑफ और फ्लैप को 0 पर सेट कर दिया, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। सिचुएशन को समझने के लिए कैप्टन ने कंट्रोल को पायलट को हैंड ओवर कर दिया, पर को पायलट को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी ताकत से MCAS प्लेन को गिराने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वो प्लेन को संभाल नहीं पाया और प्लेन क्रैश हो गया। पूरी घटना को एक सीक्वेंस में समझें तो मेंटेनेंस के दौरान एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया, जिसे कैलिब्रेट नहीं किया गया, इसलिए वो गलत जानकारी देने लगा। इस गलत जानकारी को एक्सेप्ट किया MCAS सिस्टम ने और उसे लगा कि प्लेन का नोज ऊपर जा रहा है, इसलिए वो प्लेन के नोज को नीचे करने लगा। अब क्योंकि बोइंग ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे और किसी भी पायलट को इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए ये डिसीजन ले पाना बहुत कठिन हो गया कि आखिर इस गिरते हुए प्लेन को रोका कैसे जाए। हालांकि ट्रिम स्विच को ऑफ करने से प्लेन का गिरना रुक सकता था, लेकिन इसके बारे में चेकलिस्ट में कुछ भी लिखा नहीं गया था। बोइंग को लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पायलट ट्रिम स्विच को ऑफ कर देगा, लेकिन अफसोस ऐसा सिर्फ बोइंग को लगता था। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ अहम बातों को रिवील किया गया। कैप्टन ने ट्रिम स्विच को ऑफ नहीं किया। बोइंग ने MCAS के बारे में किसी को भी नहीं बताया। इसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। चेकलिस्ट में भी इसका नाम नहीं था। को पायलट को मैनुअली प्लेन को उड़ाने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान भी मैनुअली प्लेन को उड़ाने में काफी दिक्कत हो रही थी। जाहिर सी बात है, मैनुअल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम था। वो ठीक से ट्रेंड नहीं थे। बोइंग 737 मैक्स 8 के सैकड़ों विमान अब भी आसमान में उड़ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को डर था कि कहीं दूसरे प्लेन का हश्र भी इस प्लेन के जैसे ना हो जाए। इन्वेस्टिगेटर्स का ये शक हकीकत में बदल गया। घटना के करीब 4 महीने बाद जब इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 ठीक उसी तरीके से क्रैश हो गया जैसे लाइन एयर फ्लाइट 610 हुआ।
हादसे के करीब 5 महीने बाद 10 मार्च 2019 बोइंग 737 मैक्स 8 का एक विमान इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 एडिस अबाबा बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथोपिया से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। 5 महीने पहले ही लाइन एयर फ्लाइट 610 जो क्रैश हो गया था, वो प्लेन भी बोइंग 737 मैक्स 8 का ही मॉडल था। लेकिन इस हादसे के बाद बोइंग 737 मॉडल के प्लेन उड़ा रहे सारे पायलट्स को एमकेएस के बारे में बता दिया गया। इस प्लेन को उड़ा रहे थे गेटाचू। इन्हें भी भली भांति पता था कि अगर एमकेएस प्लेन में एक्टिवेट हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये 29 वर्ष के थे। 8,222 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। ये बोइंग 737 उड़ाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट थे। वहीं 8,000 से भी अधिक फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर अहमद नूर मोहम्मद थे। ये 25 साल के थे और 207 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। प्लेन में 8 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 149 पैसेंजर सवार होने लगे, यानी कि इस प्लेन में कुल 157 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को एडिस अबाबा से नायरोबी जाना था। 8:38 इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। उड़ान के महज 10 सेकंड बाद योक हिलने लगा। योक का हिलना ये संकेत दे रहा था कि प्लेन का स्पीड कम हो रही है, प्लेन स्टॉल में भी जा सकता है। उधर मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। प्लेन इस वक्त ग्राउंड से करीब 800 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। कैप्टन ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया ताकि प्लेन का स्पीड थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन प्लेन जिसे ऊपर जाना चाहिए था, अचानक से वो नीचे गिरने लगा। अब कैप्टन को तुरंत समझ में आ गया कि ये एमकेएस है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। वही एमकेएस जिसने लाइन एयर को क्रैश करा दिया। पर कैप्टन को भली भांति ये पता था कि इस एमकेएस को कैसे बंद किया जाए। टेक ऑफ के करीब 3 मिनट बाद प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। पायलट्स मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड 6500 फीट पर जाने के लिए जूझ रहे थे। एमकेएस लगातार प्लेन पर हावी होकर प्लेन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। इसलिए इसे बंद करने के लिए कैप्टन ने ऑटो पायलट को ऑफ करके ट्रिम स्विच को भी ऑफ कर दिया। इसके ऑफ हो जाने से पायलट योक में लगे इस बटन का इस्तेमाल करके स्टेबिलाईजर को अप डाउन करके प्लेन के नोज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब इसे कंट्रोल करने के लिए पायलट्स को अपने हाथों से इस पहिए को घुमाना था। बोइंग के बताए प्रोसेस के हिसाब से कैप्टन ने सब कुछ अच्छे से किया। अब उन्हें ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब एमकेएस एक्टिवेट हुआ तब एमकेएस स्टेबिलाईजर को डाउन करने लगा। जब तक कैप्टन ने सिचुएशन को समझा तब तक स्टेबिलाईजर डाउन होते होते अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रोटेट हो चुका था। उसी वक्त कैप्टन ने ट्रिम स्विच को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से स्टेबिलाईजर भी उसी एंगल में फिक्स हो गया। अब प्लेन का गिरना तभी रुक सकता था जब इस स्टेबिलाईजर को दोबारा से सीधा कर दिया जाता। लेकिन ट्रिम स्विच ऑफ हो जाने की वजह से पायलट्स अब अपना कंट्रोल इससे खो चुके थे। उनके पास इसे सीधा करने का बस एक ही उपाय था, अपने हाथों से इस व्हील को घुमाना। लेकिन यहाँ भी उन्हें काफी दिक्कत होने लगी। ये व्हील इतना जाम हो चुका था कि इसे घुमाना वो भी हाथों से इम्पॉसिबल हो गया। कैप्टन ने हर वो पॉसिबल तरीका अपनाया जिसे बोइंग कंपनी ने कहा था, पर बोइंग की सारी बातें धरी की धरी रह गई। कैप्टन के पास प्लेन को बचाने का अब एक ही रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो एक सिक्के के 2 पहलू जैसा था। या तो जिंदगी मिलती या फिर मिलती मौत। कैप्टन ने वापस से ट्रिम स्विच को ऑन कर दिया ताकि योक का इस्तेमाल करके स्टेबिलाईजर को सही पोजीशन में लाया जा सके। लेकिन खतरा इस बात का था कि कहीं फिर से एमकेएस एक्टिवेट ना हो जाए। अगर नहीं हुआ तो पायलट प्लेन को बचा लेंगे, अगर ऑन हो गया तो एमकेएस प्लेन को क्रैश करा देगा। कैप्टन ने अब इथोपियन एयरलाइन को किस्मत के हाथों सौंप दिया और दोबारा से ट्रिम स्विच को ऑन कर दिया। इसके ऑन होते ही एमकेएस दोबारा से एक्टिवेट हो गया और इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 हमेशा के लिए खामोश हो गया और उड़ान के महज 6 मिनटों के अंदर ही प्लेन रडार से गायब हो गया। ये लगभग 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
धरती से टकरा गया, जिससे 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे की चौड़ाई 90 फीट और लंबाई 120 फीट थी। इतना विशालकाय प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ऐसे में 157 इंसानों के साथ क्या हुआ होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लायन एयर फ्लाइट 610 का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि इथोपियन एयरलाइन फिर से क्रैश हो गया। पूरी दुनिया अब बोइंग पर सवाल कर रही थी कि कैसे 5 महीनों के अंतराल में 2 प्लेन एक ही तरीके से क्रैश हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस गुत्थी को सॉल्व करने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिम को समझना पड़ेगा। प्लेन के टेल में स्टेबिलाईजर होता है जो कि रोटेट होता है। पायलट इसे अपने योक के इस बटन से इसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेप ट्रिम के स्विच को ऑन रखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकली पायलट के योक से कनेक्टेड होता है। अगर इस स्विच को ऑफ कर दे या प्लेन में इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए तो योक का ये बटन काम नहीं करेगा। इसलिए प्लेन में व्हील होता है जो मैकेनिकली स्टेबिलाईजर से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसे हाथों से घुमाकर स्टेबिलाईजर को रोटेट किया जा सकता है। इसके पीछे घूमने पर नोज ऊपर और आगे की ओर घुमाने से नोज डाउन होता है। अब इतना समझने के बाद आइए वापस से चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। एटीसी ने अपने बयान में कहा कि प्लेन को उड़ाने में दिक्कतें हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते, प्लेन रडार से गायब हो चुका था। एटीसी के रडार के मिले डेटा से ऐसा लग रहा था मानो लायन एयर और इथोपियन एयरलाइन दोनों एक ही तरीके से क्रैश हुआ। इसलिए पूरा शक एमकेएस की ओर ही जा रहा था। क्रैश लोकेशन पर प्लेन का स्टेबिलाईजर मिला जो अपने मैक्सिमम नोज डाउन पोजीशन में था। इससे ये साबित हो गया कि प्लेन के एमकेएस सिस्टम ने ही प्लेन के नोज को डाउन किया। इस हादसे के करीब 5 महीने पहले ही जब लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ था, तभी सारे पायलट्स को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अगर एमकेएस एक्टिवेट हो जाता है तो उसे कैसे ऑफ किया जाए। कायदे से तो इस प्लेन का क्रैश नहीं होना चाहिए था अगर पायलट ने सब सही से किया हो। तो जब कॉकपिट में हो रहे बातों को सुना गया तो ये पता चला कि कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म्स बज रहा था। ट्रिम व्हील की घूमने की आवाजें आ रही थी। कैप्टन ने ऑटो पायलट को ऑफ किया, ट्रिम स्विच को ऑफ किया और मैनुअली ट्रिम व्हील का इस्तेमाल करने लगे। ये एक बिल्कुल ही सही प्रोसीजर था एमकेएस को बंद करने का। अब उन्हें व्हील की मदद से स्टेबिलाईजर को सही पोजीशन में लाना था, लेकिन ये व्हील इतना जाम हो गया कि इसे घुमा पाना इम्पॉसिबल हो गया। वो सब कुछ तो नियम के अनुसार कर रहे थे, फिर भी वो कैसे प्लेन को बचा नहीं पाए। इसका जवाब दिया एफडीआर यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने। एफडीआर के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद एओए यानी कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर में खराबी हो गई, जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग देने लगा। ये सेंसर प्लेन के अगले हिस्से में दोनों तरफ होता है। इन दोनों में से ही एक सेंसर उड़ान के बाद खराब हो गया। 5 महीने पहले हुए लायन एयर के क्रैश में भी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था क्योंकि उसके मेंटेनेंस में गड़बड़ी की गई थी, पर इथोपियन एयरलाइन का मेंटेनेंस एकदम क्लीन था। इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि इथोपियन एयरलाइन का सेंसर टेक ऑफ के बाद खराब हुआ। मे भी टेक ऑफ के दौरान ये कोई पंछी से टकरा गया होगा और घायल सेंसर ये बताने लगा कि प्लेन का स्पीड कम हो गया है, जबकि ऐसा था नहीं। प्लेन अपने मैक्सिमम टेक ऑफ थ्रस्ट पर था। सेंसर के द्वारा लो स्पीड की गलत जानकारी की वजह से कंप्यूटर को लगा कि प्लेन स्टॉल में चला जाएगा, इसलिए वो योक को हिलाने लगा और मास्टर कॉशन अलार्म को भी बजा दिया। यहीं पर कैप्टन से अनजाने में गलती हो गई। उन्होंने फ्लैप को 0 करके ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया। बोइंग के अनुसार जब प्लेन का नोज ऊपर होगा, ऑटो पायलट ऑफ होगा और फ्लैप 0 पर होगा, तब बिना किसी सूचना के एमकेएस एक्टिवेट हो जाएगा और प्लेन के नोज को डाउन करना शुरू कर देगा। इथोपियन एयरलाइन में भी ऐसा ही हुआ। एमकेएस के एक्टिवेट होने के सभी 3 शर्तें लागू हो चुकी थी, पर एक बात समझ से परे था कि एमकेएस के बंद होने के बाद इकलौता डिवाइस जो प्लेन को बचा सकता था, वो ट्रिम व्हील कैसे जाम हो गया। छानबीन में ये पता चला कि प्लेन के गिरने की रफ्तार बहुत अधिक थी। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नीचे गिर रहा था, जबकि इसका स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ता है तो हाथों की ताकत से प्लेन को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही कारण था कि ट्रिम व्हील को घुमाना इम्पॉसिबल हो गया। सारी गुत्थियों को सुलझाने के बाद एक सवाल अब भी अनसुलझा ही था
सवाल ये कि प्लेन का स्पीड इतना कैसे बढ़ गया। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि टेक ऑफ के वक्त इंजन का थ्रस्ट लीवर मैक्सिमम टेक ऑफ पोजीशन यानी फुल पर होता है, क्योंकि टेक ऑफ करते समय अधिक पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन टेक ऑफ के बाद इसे ऑटोमेटिकली कम होकर क्लाइंबिंग थ्रस्ट पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मे बी ऐसा खराब एंगल ऑफ अटैक सेंसर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि प्लेन का ऑटो थ्रस्ट भी इसी सेंसर से डेटा लेता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने में MKS के जानलेवा टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहे थे, इसलिए उनका ध्यान थ्रस्ट पर गया ही नहीं, जो कि अपने मैक्सिमम पोजीशन पर था। अब क्योंकि प्लेन नीचे की ओर गिर रहा था, इसीलिए इसका स्पीड बढ़ता गया और 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को भी क्रॉस कर दिया। ऐसे में प्लेन के स्टेबिलाईजर पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि स्टेबिलाईजर व्हील को घुमा पाना इम्पॉसिबल हो गया और इस तरह से इथोपियन एयरलाइन हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब दुनिया के सभी देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 को ग्राउंडेड कर दिया। करीब 2 सालों तक ग्राउंडेड रहने के बाद बोइंग ने अपनी टेक्नोलॉजी में काफी सुधार किया। अब MKS एक नहीं बल्कि 2 सेंसर से कनेक्ट हो गया। अब ये पायलट के कंट्रोल को ओवरराइड नहीं करेगा। इसे बंद करने के बाद भी योक के इस बटन से ट्रिम व्हील को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा MKS सिर्फ एक बार एक्टिव होगा और एक बार अगर ये बंद हो जाए तो दोबारा ये एक्टिव नहीं होगा। अब बोइंग के MKS सिस्टम में काफी सुधार हो चुका है। क्यों इतने लोगों के मौत के बाद ही बोइंग ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे टेक्नोलॉजी में खामी थी, उसके बाद इसे इम्प्रूव किया गया। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।